जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टेस्ट साथी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम लोग आज से कुछ दिन पहले हिस्ट्री के सेशन में मिले थे। आज हम आपको करंट अफेयर्स की जो है क्लास लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स की क्लास कब होगी, हिस्ट्री की जो एमसीक्यू है वो कब होगी, आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज की जो सेशन है ये शुरू किया गया है और ये एक सीरीज की भांति जो है चलती रहेगी। हमारा जो 6 डे का प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हफ्ते का जो शुरू का जो 2 दिन होगा हम उसे करंट अफेयर से लेकर उपस्थित होंगे। उसके अगले 2 दिन जो है हम हिस्ट्री के एमसीक्यू भी आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो आपको कराऊंगा। अगले 2 दिन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंटर होते हैं, जो घटनाक्रम हाल के जो घटनाक्रम होते हैं उनमें से छांट के जो है आपको बेहतरीन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो 6 डे का जो शेड्यूल होगा ये हमारा रहेगा अगले 6 दिन का। और जो शाम का बैच है राकेश सर का क्लास जो चल रहा है, जो आप ज्योग्राफी के देखते हैं मैपिंग सीरीज उनकी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है उसमें और आपका पॉइंटर सीरीज भी चल रहा है। तो वो अपने निर्धारित समय के अनुसार वैसे ही चलता रहेगा, जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे थे क्लास वैसे ही आप उसको करते रहिएगा। और सवेरे में जो आरसी मैम की क्लास चल रही थी वो भी वैसे ही अपने शेड्यूल के अनुसार चलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया गया है सवेरे की मॉर्निंग क्लास में। लेकिन शाम का क्लास और अभी जो दोपहर की क्लास है, हमारा क्लास आज थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन इसकी क्लास जो है 1 से 3 के बीच में रहेगी आप लोगों को। तो ऐसे ही बंटवारा होगा, सवेरे में आप मैम की क्लास देख लोगे पॉलिटी की, उसके बाद दोपहर में हमारी जो है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट में आपको लेकर धीरे धीरे उपस्थित होता रहूँगा बारी बारी से। और शाम में आप ज्योग्राफी की क्लास जो है राकेश सर की आप वहाँ पर शाम को देखेंगे। आज का सेशन हमारा जो है करंट अफेयर्स की बारे में है। करंट अफेयर्स हम लोग जनवरी 2025 जो है 25 की, जैसे आप देख रहे हैं जनवरी 2025, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ 1-2 प्रश्न करना चाहते हैं। आप यदि उसका ठीक ठीक उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि क्या आप जानते हैं कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जो यूपीएससी हो, बैंकिंग या फिर वनडे और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स क्यों पूछे जाते हैं? सरकार करंट अफेयर्स क्यों डालती है हमारे सिलेबस में? ये तो हर 6 महीने के बाद या साल भर के बाद जो है बदल जाते हैं। फिर भी सरकार क्यों देती है? क्या सरकार वास्तव में हम लोगों को परेशान करना चाहती है? कोई मकसद कुछ तो होगा। तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? क्या आपको पता है कि करंट अफेयर्स क्यों शामिल किए जाते हैं हमारे सिलेबस में? दूसरा प्रश्न ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम करंट अफेयर्स क्यों पढ़ें? और क्या केवल स्टूडेंट्स को ही करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? तीसरा हमारा आपसे प्रश्न है कि यदि करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है और हमें पढ़ना ही चाहिए, तो हमारे सोर्स कौन कौन से हो? क्या न्यूज़ सुन के करंट अफेयर्स गेन किया जा सकता है? हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से ही देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम न्यूज़ सुन के करंट अफेयर्स इकट्ठा कर सकते हैं? दूसरा, न्यूज़ जो चैनल्स हैं हम उसे देख के हम अपने स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं उसे। अब तीसरी जो बड़ी सोर्स बची, जैसे कि सभी टॉपर्स या फिर आपको जो बड़े बड़े शिक्षक वगैरह हैं वो भी आपको बताते रहते हैं कि मैगजीन पर जो हिंदू हैं, दूसरे जो पेपर्स हैं दैनिक जागरण या फिर दूसरे और जो हैं वो प्रभात खबर, जनसत्ता वगैरह सब जो हैं, क्या आप वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? चौथा जो सबसे बचा हुआ जो सोर्स है वो है स्टडी मटेरियल का, जो मैगजीन्स हैं, विजन के मैगजीन्स हैं, दृष्टि के हैं, संस्कृति IAS के हैं, और जो अपने जो छोटे सब इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम भी बनाते हैं करंट अफेयर्स। तो इन चारों पांचों में जो सोर्स हमने अभी बताया न्यूज़ के, जहाँ से करंट अफेयर्स की घटनाएं प्रसारित होती हैं देश में और जो आम लोगों तक पहुँचती है, क्या उनमें से सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या इनमें से यदि कोई नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक सभी चीज़ों की अपनी अपनी सीमाएं होती है। ठीक है, स्टडी मटेरियल की अपनी विशेषताएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भी विशेषताएं हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। आज के क्लास में हम लोग जो है इसी के बारे में, इन्हीं प्रश्नों का जो है उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए, यानी कि हम एक जो है स्टूडेंट हैं, वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
कुछ दिनों बाद ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे प्रोस्पेक्ट से इन चारों पांचों स्रोत जो हैं, न्यूज के जो स्रोत हैं, करंट अफेयर्स के जो स्रोत हैं, इनमें से हमें किसको पिक करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, ठीक है। और यदि हम किसी को कहता हूं कि उसे इग्नोर किया जाए, तो हमें क्यों इग्नोर करना चाहिए, किस बेसिस पर हम इग्नोर करेंगे। तो हम अभी आज की जो क्लास है, सबसे पहले हम अपने में सेशन में शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को हम लोग आपको इसका जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि किसको सोर्स के रूप में यूज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। आगे जाते जाते आपको मैं एक और चीज़, सबसे अच्छी चीज़ बता के जाऊंगा कि हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, फिर देखते हैं जैसे ही पढ़ा, फिर अगले महीने करंट अफेयर्स, दूसरी करंट अफेयर्स आ गई, तीसरे महीने वो बदल गया, चेंज हो गया। तो फिर इसे कैसे याद रखा जाए। यदि पिछला साल जो आपने 2024 तक का, जो दिसंबर 2024 तक का जो करंट आपने पढ़ा होगा, वह पुराने हो गए होंगे। जो वार्षिकी आती है वो भी आपने पढ़ा होगा, और अगले एग्ज़ाम चूँकि जो आर ओ या फिर जो और एग्ज़ाम्स हैं वो अलग अलग महीने में आते हैं। मतलब दिसंबर में, अभी देखिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में निर्धारित कर दिया गया है। बीपीएससी जो है 71वीं वाला, वो आगे निर्धारित कर दी गई है, सितंबर में है, वो पहले से ही फिक्स है। तो अब बताइए, पिछली साल की जो मैगजीन आपने पढ़ा वो इस एग्ज़ाम में काम आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें क्या नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग इसी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। मैं बारी बारी से आपके सभी प्रश्नों का, आपके जो मन में उठ रहे होंगे, सवाल उठ रहे होंगे, मैं आज उसको डॉट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम सबसे पहले जो है, पहला हमारा देखते हैं, हमें ये पहले, सबसे पहला हमारा ये प्रश्न हम जो लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, हम इसे क्यों पढ़ें, करंट अफेयर्स को क्यों पढ़ें, इसका महत्व क्या है। दोनों सेम प्रश्न है, इसका महत्व क्या है करंट अफेयर्स का, और हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आप जो है इसके आर्थिक जो है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं इनको देखिए। उसके बाद हम आर्थिक के बाद हम राजनीतिक हैं, और जो है सामाजिक, इन मुद्दों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और एज ए सिविल, न कि केवल स्टूडेंट। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो है स्टूडेंट को ही अधिकार मिला हुआ है कि केवल स्टूडेंट ही करंट अफेयर्स पढ़ सकेंगे और आम जनता नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आर्थिक दृष्टि से आपको क्या फायदा हो सकता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यदि आप अप टू डेट रहते हैं करंट अफेयर्स के मामले में, तो आपको याद होगा कि जो है ये 2016 में रातों रात नोटबंदी कर दी गई थी। यह घटना तो एक ऐतिहासिक घटना हो गई थी भारत के लोगों को, और सबको याद होगा, बढ़िया से याद होगा। अब जरा बताइए, नोटबंदी हुई थी, जो लोग उस समय न्यूज़ में रहे होंगे, न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, जिनके उस समय तो मोबाइल आज की तरह बहुत ज़्यादा इतना जो था डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं था इसका, तो लोग न्यूज़ में ही देख रहे होंगे। जिन लोगों ने इस घटना को देखा होगा, क्या क्या होगा, क्योंकि ये घोषणा रात के समय में हुई थी, 8 से 10 के बीच में रात को हुई थी, और जो लोग न्यूज़ देख रहे थे उसका दिमाग सीधे क्या हो गया कि यदि नोटबंदी, यानी कि जो फिजिकल मुद्रा है, यदि ये बंद हुई तो ऑब्वियस है कि जो ऑनलाइन पेमेंट वाली जो सर्विसेज हैं उसकी मात्रा, क्वांटिटी जो है बढ़ेगी। तो वो दिमाग लगाएगा कि हमें जो है किसी जो उसके शेयर, जो पेटीएम या गूगल पे, जो ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, पेमेंट सर्विसेज हैं, हमें उनके शेयर्स में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। और इससे क्या होगा, तो हमारी जो है अच्छी खासी रिटर्न मिलेगा यदि हम ऐसा निवेश करते हैं तो, ठीक है। तो यदि आप अप टू डेट रहते हैं करंट से, तो आपको आर्थिक दृष्टि से ये फायदा हो सकता है। ये जो न केवल स्टूडेंट को तो फायदा होगा ही, दूसरा यदि आप एक सिविलियन हैं तो भी आपको फायदा होगा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है देश में, तो आपको आर्थिक दृष्टि से भी ये फायदेमंद होगा। दूसरा देखिए, इसके नुकसान क्या थे। जिन लोगों ने अप टू डेट रखा खुद को, जाना कि यदि पेमेंट, नोटबंदी बंद हो गई है, पुराने नोट्स, फिजिकल नोट बंद हो गए हैं, तो पेमेंट जो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्टिव होंगे, और एक्टिव होंगे तो उसमें निवेश कर दिए होंगे। अब उन लोगों का देखिए, जो लोग न्यूज में एक्टिव नहीं थे, जिन लोगों को इसकी घटना का मालूम नहीं था, वो क्या करेंगे, अब अगले दिन से सुबह से शाम तक बैंकों के आगे, एटीएम के आगे लाइन में खुद को लगाएंगे,
पैसे जमा करने हो या फिर वहाँ से निकालने हो। ठीक है, यदि इसने खुद को अपडेट कर रखा होता तो इन लोगों की तरह शेयर बाजार में निवेश कर दिया होता ऐसे। ठीक है, तो पहला फायदा ये था। दूसरा फायदा ये होता है राजनीतिक दृष्टि से कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही है, इससे आप जो है क्या करेंगे, खुद को रूबरू रख पाएंगे, अप टू डेट रख पाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ घटनाएं हो रही है उससे खुद को अप टू डेट रखते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे आपके कैरियर की जो नए नए संभावनाएं हैं, इनके जो अवसरें हैं, इसके ये आपके लिए नए नए द्वार खुलेंगे, अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखिए इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। आपको ये मणिपुर वाली घटना याद है जहाँ पर महिलाओं की अर्धनग्न परेड कराई गई थी? इसने पता है आपको क्या हुआ था वहाँ पर जो है जितने भी सोशल मीडिया हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको बंद कर दिया गया था। इंटरनेट वहाँ पर काफ़ी दिनों तक बंद था। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, वहाँ पर जो जनता पर अत्याचार हुआ, इनका जो है देश के अन्य भागों को भनक तक नहीं लगी। तो देश को कितना नुकसान हुआ, तो ये नुकसान हो सकता है। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म होते, जनता को अप टू डेट किया गया होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। शायद हो सकता था जिस तरह जब वो परेड कराया जा रहा था तो कहीं ना कहीं लोग लाइव दिखा देते और वहाँ पर जाके उसे रोकता, और अपराधी जो उस समय उसे इस तरह की परेड करा रहे थे तो उसे दंड भी मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया बैन, इंटरनेट बैन के कारण लोगों ने उसमें भागीदारी नहीं दिखाई और अंततः क्या हुआ, न तो अपराधी पकड़ा गया और बाकी जो पीड़ित था उनका तो हुआ ही सर्वनाश। और क्या हो सकता है फायदे? अब हम केवल अपने स्टूडेंट जो हैं परीक्षा में वेटेज की दृष्टि से देखिए। वर्तमान में जो भी परीक्षा लिए जा रहे हैं, वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस की हो, या फिर जो टीईटी, एसईटी, टीईटी जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में एक का भी आप नाम बता दो जिसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हो। सभी एग्ज़ाम्स में 25 से 40% तक वेटेज होता है किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि मैं 40% ये बैंकों के माध्यम से कह रहा हूँ। जिस किसी ने बैंक की एग्ज़ाम दिया हो आपको पता होगा कि यहाँ जीए पूछा जाता है, जीए जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सवाल नहीं के बराबर होते हैं। यहाँ पर केवल और केवल करंट के ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये 40% से ज़्यादा हो जाते हैं वेटेज। और बाकी जो एग्ज़ाम है यूपीएससी या फिर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम है, यहाँ पर वेटेज की दृष्टि तो है ही। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जीवन के सभी आयामों में कितना इम्पोर्टेंस निभाता है। तो आपको पढ़ना ही चाहिए। देखिए, जिस किसी को एग्ज़ाम न देना हो, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें क्या करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, हम न्यूज़ क्यों पढ़ें, हम पढ़ाई नहीं करते या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देते तो हम जो है करंट अफेयर्स क्यों पढ़ें। तो हम ऐसे दोस्तों को बताना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए करंट अफेयर्स जो है केवल एग्ज़ाम में पूछने के लिए नहीं होते, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी हिस्सा होता है। खुद को समाज के साथ जोड़े रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जोड़े रखना, ये आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है क्या करेगा, महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। देखिए कैसे, कौन नहीं चाहता कि दोस्तों के साथ जो है जब आप बातचीत कर रहे होते हो तो आपके साथ ना बात करने का दायरा बढ़ जाता है। आप नोटबंदी जानते हो, जीएसटी जानते हो, मणिपुर हिंसा जानते हो, वर्तमान में जो बजट आया वो जानते हो, और इतना सब कुछ जानते हो, डीप नॉलेज है आपको। अभी जो सीएए आया था वो जानते हो, समान नागरिक संहिता है ये जानते हो, अभी जो महिला वाला विधेयक आया है वो जानते हो। तो आपके साथ ना बातचीत करने का जो है दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन सभी मुद्दों को लेकर जब अपने जो दोस्तों की टोलियाँ होती है, चाय की टपरी पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक्सप्लोर करने का, दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक अच्छा जो है मौका मिल जाता है। इससे आपकी दो चीज़ें होगी, एक तो दोस्ती भी गहरी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि सामने वाले पर आपका इंप्रेशन भी जमेगा कि आप किसी भी विषय में इतनी अधिक गहरी समझ रखते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है। ठीक है, बाकी जो है ये हमने वही चीज़ लिखा है। आप एक बार यदि कहीं पर दर्शा दीजिएगा कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं तो सामने वाला लोग आपसे इम्प्रेस होगा और आप उनको लगेगा कि आप किसी भी चीज़ को मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो आपसे जुड़ना चाहेंगे।
आपके ज़्यादा से जो है दोस्त बनेंगे, नेटवर्क बनेंगे, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल जो है अपने आप बहुत अच्छा होता जाएगा। तो ये तो वो हो गई जो आप दिल्ली या फिर जो बड़े शहरों में रहते हैं, तो आप अपने खुद को इस तरह से दोस्ती के जो नेटवर्क हैं वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो लोग उल्टा प्रवास करते हैं, यानी कि यहाँ से गाँव की ओर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और गाँव के जो भोले भाले लोग होते हैं, आप उनको भी सरकारी कुछ योजनाएं होती हैं, उनको ज़रा समझा दीजिए। यदि आप जानते हैं कि विश्वकर्मा योजना जो 2017 में लॉन्च हुई थी, सॉरी, हाँ शायद 2017 में ही लॉन्च हुई थी, मुझे याद नहीं है इसका डेट कब लॉन्च हुआ था, लेकिन विश्वकर्मा योजना आपको पता होगा। उसके बाद आपने देखा था विश्वकर्मा योजना के बाद जो है और भी बहुत सारी, जैसे कि मुद्रा लोन योजना है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। तो इस तरह की योजनाएं गांव वाले अभी तक भी उसे समझ नहीं पाते कि ये किस बला का नाम है आयुष्मान कार्ड। ये तरह की योजना यदि आप उसे बढ़िया से समझा देते हैं, समझाने के बाद यदि कुछ हेल्प भी कर देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, उन लोगों के बीच जो है भोले वाले लोग, उनके बीच जो है आप अच्छी छवि बना सकते हैं। अगला, अब जब आप इतने तरीके से अपने दोस्तों के बीच जो है अच्छे पॉजिटिव तारीफ पा रहे हैं, लोगों के बीच अपने अच्छी इमेज बना रही है, यहाँ से लेकर के आप गांव तक आपकी इमेज अच्छी होती जा रही है, हर जगह लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे अंतोगत्वा ये होगा आपको कि हर जगह आपको जो है वाहवाही मिलेगी, तो आपका जो है ना मन हमेशा मनोबल ऊंचा रहेगा, और यही चीज़ आपको जो पढ़ने में है सकारात्मक माहौल पैदा करेगा। तारीफ किसको पसंद नहीं लगती, एक बार यदि आपको कोई तारीफ कर दे तो आप बिना खाए पिए, हाँ सही बात है, बिना खाए पिए आप 1 घंटा के बदले 2 घंटा पढ़ पाओगे। और वही यदि आपको कोई निगेटिव बातें कर दे, आपसे ये बोल दे कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुद्रा योजना क्या होती है, तुम यूपीएससी क्या करोगे, तुम पढ़ने लायक हो ही नहीं, इस तरह की यदि बातें आपसे कोई कह दे, तो क्या आप पॉजिटिव रहोगे? आप निगेटिविटी के धरातल में नहीं धंसा जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। इसीलिए जो है देखिए आप कितने फ़ायदे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। अब आप लोग कहोगे कि सर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा तो हम लोगों को हो रहा है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देते। सच बात है, यदि आप किसी भी जो है समसामयिक घटनाओं से खुद को जोड़े रखते हैं तो इतने सारे आपको फ़ायदा होते हैं। एक तो दोस्तों के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है, दूसरा जब आप गाँव जाते हैं तो वहाँ भी फ़ायदा मिलता है, लोग आपको जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और यदि ये दोनों हर जगह आप जहाँ भी जाओगे एक अच्छी एक अलग छवि बनेगी, एक आपकी जो है अलग इमेज बनेगी इस चीज़ों से। यदि ऐसा हो पाता है तो अंततः क्या होगा, आपको अपना काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप हमेशा जो है खुद को इनर्जेटिक फील करेंगे, दिन भर जो है क्या करेंगे, इनर्जेटिक फील करेंगे, दिन में पॉजिटिविटी आती रहेगी आपको, ठीक है। इतने सारे फ़ायदे हैं यदि आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को खुद से अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक। हम लोग अगले प्रश्न की ओर, हमने 2-3 प्रश्न आपको बताया था शुरू में। हमने सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा था आपसे कि करंट अफेयर्स है ना, क्या था हमारा पहला प्रश्न, करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी कि करंट अफेयर्स के महत्व क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि एग्ज़ाम जो है, जितने भी एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें करंट अफेयर्स पूछे क्यों जाते हैं, ठीक। इसका सबसे मेन रीज़न जो है, सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है हमारा जो जीएस का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ये विस्तार होता है करंट अफेयर्स। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मुद्रा एवं बैंकिंग, जो है बीमा में जो पढ़ा होगा, पॉलिसी जो पॉलिसी मार्केट है उसमें पढ़ा होगा, अपने बजटिंग की प्रक्रिया पढ़ी होगी। तो आपने जो किताब में या जो जीएस के सिलेबस के हिस्से के रूप में जो पढ़ा, वो केवल एक सिलेबस का भाग था, वो एक थियोरेटिकल पार्ट था। लेकिन जब आप उसी चीज़ को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर जब देखते हैं, तो ये प्रैक्टिकल घटनाएं होती है, समाज की जो आजकल की घटनाएं होती है, वो थ्योरी को आज के संदर्भ में जोड़ के देखता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब इमेजिन कीजिए कि कुछ दिन पहले जो है मुद्रा जो है, महंगाई आपने सुना होगा, 1 हफ्ता पहले कह रही थी कि भारत की जो है मुद्रा गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है। अब इसका प्रभाव आपने ये सब कहाँ से देखा होगा, ये सब कहाँ पढ़ा होगा, जो है ये इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर हैं बाह्य व्यापार, उसमें आपने देखा होगा, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार में देखा होगा। ये सभी चीज़ें जो है मुद्रा का गिरना या ऊपर उठना, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है, ठीक है। फिर यदि आपने देखा कि हमारी जो आरबीआई है उसने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की,
तो रेपो रेट को इसने बढ़ा के 6.5% या कर दिया, 4.5% कर दिया, या फिर वर्तमान मतलब कुछ पुराने दर पर ही रखा, बैंक दर को घटाया बढ़ा दिया, तो फिर आप देखोगे कि मार्केट में जो है उसे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई या घट गई। तो ये चीज़ें जो है जीएस में जो आपने पढ़ा था, सिद्धांतिक जो पार्ट था, करंट उसी को जोड़ने का कार्य करती है, ये इसे उसका विस्तारित भाग है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे सबसे मेन जो इसका अहम रीजन है ये यही है, सिलेबस का ये विस्तारित भाग है। आपने जो थ्योरी पढ़ा उसको वर्तमान आज के संदर्भ में जोड़ के देखना, और एग्जामिनर जो है हमारे यही देखना चाहते हैं कि आपने जो किताब में पढ़ा जीएस में उससे ये जोड़ पाते हो कि नहीं। और इन सभी चीज़ों में जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम में आप देखते होंगे कि बैंकिंग और जो है यूपीएससी इस समय सबसे आगे है। यूपीएससी तो आप देखते होंगे कि करंट अफेयर्स में हिस्ट्री को भी शामिल कर देता है, हिस्ट्री को भी करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन है सिलेबस का ये विस्तार है, पुराने सिलेबस को वर्तमान के अधीन आज के वर्तमान संदर्भ में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, ये सामयिक जागरूकता भी देखना चाहता है एग्जामिनर, हमें देखना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी जो है, देश दुनिया में हो रही घटनाओं से परिचित रहते हैं कि या नहीं रहते हैं, खुद को कमरे में बंद करके तो नहीं रखते, तो ये हमसे ये देखना चाहते हैं। तीसरा, वो हमें देखना चाहते हैं कि हमारी विश्लेषण क्षमता कैसी है। अभी अभी हमने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स जो है जीएस के सब्जेक्ट को क्या करती हैं, वर्तमान की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा और इससे पहले आपने जीएस में देखा था, तो आपको कोई बताने के लिए तो आएगा नहीं ना कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी हुई है वो इस चैप्टर का भाग है। आपको खुद विश्लेषण करना होगा, आपको खुद एनालाइज करना होगा कि आज की जो घटनाएं हैं ये उससे रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। आप इसे खुद एनालाइज करेंगे, एक आंसर का फॉर्मेट देंगे, और आपके जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्री हो या मेंस हो, तब आप उसे लिखेंगे। तो ये खुद में क्या है, ये विश्लेषण क्षमता जो है जानने की भी कोशिश करता है इसके माध्यम से एग्जामिनर हमसे। ठीक है, ये आपको प्रतियोगिता में बढ़त भी दे सकता है। करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने अभी देखा कि ये 40% से ऊपर तक, जब यदि 100 प्रश्न पूछे जाएं तो हो सकता है 40 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपसे करंट अफेयर से पूछ लिया जाए। अगला है कि ये समाज और शासन की समझ भी हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से करंट अफेयर्स जो है परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो मैं बताऊंगा कि इतने सभी जो 6 कारण तो हमने बता दिए, लेकिन इन सभी कारणों में सबसे जो मेन कारण है पूछे जाने का, ये है सिलेबस का विस्तार होना। ये सिलेबस का विस्तारित भाग है, जो बैकग्राउंड है सिलेबस के, जो सिलेबस के जो सैद्धांतिक पोर्शन होते हैं उसको आज की घटनाओं से जोड़ना ही इसका मेन मकसद होता है। वो हमारे एग्जामिनर जो होते हैं हमारी विश्लेषण क्षमता को जानना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट कितना एनालाइज कर पाता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स हमसे पूछे जाते हैं और हमारे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ अखबार पढ़ लेना, अखबार के बदले हम यहाँ पर मैगजीन भी कर सकते हैं, सभी की सेम समस्या है। अखबार के अलावा यदि आप कोई मैगजीन की भी बात कर ले, मैगजीन या फिर जो न्यूज़ आते हैं टेलीविज़न में, जो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल। ठीक है, क्या इन चीज़ों को पढ़ लेना काफ़ी है, या फिर इन जो सोर्स हैं करंट अफेयर्स के, जो सोर्स हैं, कहाँ से हम लोग करंट अफेयर्स प्राप्त करते हैं, यही सब तो सोर्स है ना। एक तो पहला अखबार हो गया, दूसरा जो हमारे मैगजीन हो गए, तीसरा न्यूज़ चैनल्स हो गए, यही सब तो सोशल मीडिया भी आजकल दे देते हैं, तो यही सब तो हमारे सोर्स हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन सोर्स में से किस सोर्स को हमें प्रीफर करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं सबसे पहले अखबार के बारे में बता देना चाहता हूँ। अखबार जो है, सबसे पहले देखिए, आप जितने भी वर्तमान में अखबार देखते हैं सभी आलोचनाओं से परे नहीं है। पता ना क्या क्या नाम देते हैं, यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, फिर भी बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। गोदी मीडिया जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या सरकार समर्थक जो है, सरकार के समर्थन में ही सारी बातें की जा रही है सभी मीडियाओं में, सभी चैनल पेपर में। तो आपका जो है ना एक ओवरव्यू किसी भी चीज़ों के बारे में, अलग अलग डायमेंशन, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में नहीं हो पाएगी। आप
किसी सरकारी नीतियों के बारे में अच्छी चीज़ें तो जानते हैं, क्योंकि ये सारे सरकार समर्थक न्यूज़पेपर हैं और वो आपको बता देंगे, लेकिन उसकी आलोचनाएं कौन बताएगा? उस नीति के, उस पॉलिसी के जो लूप होल्स हैं वो हमें कौन बताएगा? तो अब ऐसे में बताइए कि हम किस न्यूज़पेपर को पढ़ें? यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो हमें एक अच्छे स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो हमें आएगी। हम केवल हर जगह सरकार की जो नीतियां हैं उनकी तारीफ़ ही तारीफ़ सुनते जा रहे हैं, तो क्या हमें इससे हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? हमारा जो एक ओवरव्यू है किसी भी चीज़ के अलग अलग डायमेंशन, चूँकि हम यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं या स्टेट पीसीएस के जो मेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें अलग अलग डायमेंशन में एक ही चीज़ों के अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव सभी चीज़ों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। आप यदि बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपसे जो है किसी भी एक चीज़ के, जैसे कि सीएएच के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपके पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। समान नागरिक संहिता है तो इसके भी अच्छे और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और भी बहुत सारे अभी सारी सरकारी जो नीतियाँ बनी थी इससे भी सभी के अपने अच्छे और निगेटिव पॉइंट होते हैं। लेकिन इतने निगेटिव पॉइंट कौन बताएगा? पॉजिटिव पॉइंट तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे हिंदी पेपर में, लेकिन कौन बताएगा नेगेटिव पॉइंट? कौन बताएगा? इसके लिए क्या आप सर्च करेंगे? तो क्या ये पढ़ना सही लग रहा है आपको? क्या ये पढ़ के हम यूपीएससी का, बीपीएससी का मेंस दे पाएंगे? या जो फिर जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है हम उसका मेंस दे पाएंगे? क्या हम 7-8 डायमेंशन में अपने आंसर की जो बॉडी होती है मेंस आंसर राइटिंग की, हम वो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। दूसरा, न्यूज़पेपर में एक अच्छी है कि हिंदू जो है, द हिंदू, लोग उसको प्रीफर करते हैं, और मैं भी कहूँगा कि द हिंदू बेस्ट है, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हिंदी बैकग्राउंड के वाले जो स्टूडेंट हैं, खासकर जो उत्तर भारत के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में रहकर की है, तो क्या वो उनके लिए उचित होगा कि एग्ज़ाम के समय में हम न्यूज़पेपर वो भी हिंदू को पढ़ पढ़ के हम उसमें से करंट को निकालें, फिर उसे नोट करें और एग्ज़ाम के समय में तुरंत रिवीजन करके फिर से हम एग्ज़ाम में बैठ जाएं और अच्छे स्कोर पर कर पाएँ वहाँ पर? तो क्या ये स्ट्रेटजी से काम कर पाएगी हमारे लिए? क्योंकि सारे न्यूज़पेपर तो पढ़ा नहीं जा सकता, और जब जो पढ़ा जा सकता है वो है हिंदू, और हिंदू को पढ़ने में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के समय जो है इतना ये काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करनी होगी? दूसरा, न्यूज़पेपर में इतने सारे कंटेंट होते हैं 10-12 पेज की, ध्यान भटकाने वाली होती हैं। इसमें अपनी चीज़ें की जो अपने मतलब की जो चीज़ें होती है वो आपको छांटना पड़ेगा, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और हो सकता है, संभव है, यदि किसी वजह से किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया तो आपका नोट एक अच्छा नोट नहीं बन पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 दिन न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं और पढ़ने के बाद उसे उसमें से जो न्यूज़ हैं उसे पिक करके अपने मतलब की चीज़ें नोट करते हैं। ऐसा तो रेगुलर नहीं हो पाता। तो ये है, क्या पढ़ लेना ही, पेपर को पढ़ लेना ही काफ़ी है? उसे फिर नोट डाउन भी तो करना होता है। क्या इसे डेली बेसिस पर कर पाना आसान है? ठीक है। अब है कि यदि इतने सारे पेपर में कमियां हैं, न्यूज़पेपर में इतनी सारी कमियां हैं, तो फिर उपाय क्या है इसका? दोस्तों, मैं ये कमियां नहीं बता रहा हूँ, इसकी समस्याएं बता रहा हूँ। हमने बताया था कि हिंदू पेपर अच्छा है, लेकिन ये तो उनके लिए अच्छा है ना जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि जो इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। एडिटोरियल पेज पर जाएंगे और एडिटोरियल में देखा होगा कि अलग अलग डायमेंशन पर, 6-7 डायमेंशन पर अलग अलग जो विचारक होते हैं, अलग अलग जो विद्वान होते हैं, वहाँ पर अपने लेख लिखते हैं। तो वो तो बेस्ट है हिंदू, वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हिंदी जो बैकग्राउंड के लोग हैं जिसका एग्ज़ाम पास में है, उन्हें ये पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए ना। यदि आप 4-5 घंटे पेपर ही पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर उसे नोट डाउन करने में तो लगा आधा दिन, तो वैसे ही पेपर पढ़ने में निकल आएगा। फिर जीएस के और सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा? मॉक टेस्ट भी तो देने होते हैं, वो कौन पढ़ेगा? ठीक है। तो हमें इतनी सारी कमियां दिखाई दी। अब बता रहा हूँ कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय ये है कि अच्छे संस्थानों के जो नोट्स होते हैं, अपने अलग अलग संस्थानों के नोट्स देखे होंगे, मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम भी, हमारे जो टेस्ट साथी हैं, हम भी वहीं पर यही काम करते हैं। हम भी आपको एक अच्छी गुणवत्ता के जो है, हमारी जो टीम है वो भी यही काम करती है। जो अलग अलग पेपर हैं हम उसे वहाँ से पिक आउट करके, वहाँ से चुन चुन के जो है हम आपको जो स्पेशल, जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें, वहाँ से निकाल के क्या करते हैं, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। केवल उन्हीं चीज़ों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ओवरव्यू हो। ठीक है। हमारी पूरी टीम बैठती है और रोज़ जो है
यही काम करती है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ से निकाल निकाल के आपके समक्ष रखती है। दूसरा, आप वीडियो सेशन भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए, जब आप किसी मैगजीन को पढ़ते हैं, यहाँ पर मैगजीन की भी एक दुश्वारी है, इसकी समस्या एक और भी है। देखिए, मैगजीन को क्या करता है, अक्सर जो राइटर होते हैं या फिर कोचिंग संचालक होते हैं, मैगजीन को एक मैगजीन का आकार देने के लिए गैर जरूरी चीज़ें भी उसमें शामिल करती जाती है। आपने वार्षिकी देखी होगी, कोचिंग संस्थानों की बहुत सारे बुक जो स्टोर हैं वहाँ पर आप देखे होंगे कि सभी जो कोचिंग वाले हैं वार्षिकी निकालते हैं। और वार्षिकी में आपने देखा होगा कि यदि उसे यदि डेज देना रहेगा ना, जैसे कि महत्वपूर्ण दिवस देना है, तो वो 1 जनवरी से शुरू करेगा और 365 दिन का 31 दिसंबर तक का क्या करेगा, एक एक दिन का जो है वहाँ पर पूरा डेटा भर देगा। अब स्टूडेंट बताइए, रोबोट तो है नहीं कि वो पूरा स्कैन कर लेगा 1 से लेकर के 31 दिसंबर, यानी साल के 365 दिन में जो जो कोई इम्पोर्टेंस दिवस आई है वो रट ले, उसका दिन रट ले कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस का थीम कब मनाया जाता है। और अब तो ये भी है कि कभी कभी किस जगह पर मनाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है, उसके समारोह के उद्घाटनकर्ता कौन थे ये भी पूछ लिया जाता है। अब बताइए ये किससे पॉसिबल है कि सप्ताह के मतलब साल के जो 365 दिन है ये पूरा टेबल जो है मैगजीन में दे दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैगजीन को आकार देने के लिए जो है, एक मोटा ग्रंथ बनाने के लिए गैर जरूरी चीज़ें उसमें फिर से डाल दी जाती है ताकि वो मोटा दिखे, एक किताब की तरह दिखे, क्योंकि उसे बेचना है, सभी चीज़ें कॉमर्शियलाइज हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे नहीं, मैगजीन पढ़ना नहीं चाहिए, न्यूज़ चैनल तो आप देख ही रहे हो, अमेरिका से शुरू करेगा और आते आते घर के पिछवाड़े में आपके ज़िले के बगल में घुस जाएगा। तो क्या ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है? तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो सब कुछ छाँट ही रहे हो, अखबार पढ़ना नहीं चाहिए, मैगजीन पढ़ना नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर करना क्या चाहिए? ठीक है, मैगजीन पढ़ना नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैगजीन में छाँटने की चीज़ें बहुत होती है, स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर सकता है, खासकर उन स्टूडेंट को जो इस फील्ड में नए आए हैं। इनके लिए उसमें से क्या छांटे, जैसे कि सप्ताह के जो 365 जो हफ्ता के जो हैं साल के 365 दिन उसकी लिस्ट दे दी जाए और उसके सामने अगर ये दे दिया जाए कि यही चीज़ें जो हैं इसकी विषय हैं, इसके थीम है इस साल के, तो आप उसमें से कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से किसको याद करें और किसको बाहर करें। अब यदि सरकारी संगठनों के जो चेयरमैन होते हैं, अब उसमें से उसके जो चेयरमैन के नाम दे देंगे आपको, तो वो क्या करेगा, जितने गवर्नमेंट डिफेंस के हैं, जितने जो हैं स्पेस से रिलेटेड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, डीआरडीओ वगैरह, अब वो सारी लिस्ट कम जो है कंपटीशन जो है मैगजीन वाले सारे लिस्ट उठा के दे देते हैं। देना क्या चाहिए उसे, तो केवल वही देना चाहिए ना जो हाल के महीने में 10-15 दिनों या 2-4 महीनों के भीतर जो है जिनकी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, उस पद पर उसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उसका चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, उसी को उसमें देना चाहिए। लेकिन इतने जो है 2-3 पेजों में देने का क्या मतलब होता है, तो फिर ये मैगजीन कहाँ रह जाता। ठीक, तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये क्या है कि जो छोटे छोटे वीडियो सेशन आते हैं इसमें इन सभी का निचोड़ होता है, जो आपके लिए बेहतर उपयुक्त हो वो देखना चाहिए। दूसरा, हमारे संस्थान जो पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं वो बेहतरीन है। पीडीएफ को क्या करेंगे आप, उसे समराइज करने की कोशिश करेंगे, हम तो 2-3 लाइन में ऊपर उसे जो है समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसे और समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समराइज करके क्या करना है, एक अच्छी सी नोट्स बनाना है और एग्ज़ाम के समय में उसे बार बार रिवीजन करना है। ठीक, अब देखिए अगला हमारा था कि करंट अफेयर्स याद नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सभी स्टूडेंट की ये समस्याएं होती है कि करंट अफेयर्स याद नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका बार बार रिवीजन कीजिए, इसका उपाय यही है कि बार बार रिवीजन कीजिए। लेकिन समस्या ये है कि इतनी सारी जो मोटी ग्रंथ होती है उसकी बार बार रिवीजन कैसे किया जाए, 200-200 पेज में करंट अफेयर्स होते हैं, उसका रिवीजन कैसे किया जाए। इसको रिवीजन करने लगे तो जीएस के जो और पोर्शन है वो हमारे छूट जाएंगे, हमें मॉक टेस्ट भी तो देना होता है एग्ज़ाम के समय में। तो इतनी सारी चीज़ें एग्ज़ाम के समय में ही कैसे कर लिया जाए, क्या करना चाहिए। तो इसका उपाय ये है कि इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। आज के सेशन का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो शॉर्ट नोट्स पर है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल सैंपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप तैयारी के दौरान हो तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बने। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये जूम हो सकता है।
मैं आपको ये इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का जो है बनाया था, स्पेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद आप सबसे पहले जो है पहले नंबर पर यहाँ लिखेंगे कि प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन सी हैं। दूसरा है लॉन्चिंग डेट। लॉन्चिंग डेट क्या थी। अगला टेबल है हमारा, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला हमारा था इसके उद्देश्य क्या थे और इस मिशन की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये घटनाएं जो लिखी है आप इसे लिख सकते हैं प्रमुख मिशन। जो मिशन होते हैं ये, आप किसी भी प्रश्न को इतने डायमेंशन से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि ये चंद्रयान 4 था, पिछले साल लॉन्च किया गया था, सबको पता होगा चंद्रयान 4, ठीक। अभी लॉन्च नहीं किया गया है, एक्सपेक्टेड है, ठीक। अब देखिए एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्यों ना हो, और यूपीएससी एग्ज़ाम का मेंस ही क्यों ना हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी का मेंस क्यों ना हो, या फिर यूपीपीसीएस हो उसका मेंस क्यों ना हो, इतने डायमेंशन यदि आपको पता है तो आप इसे हजारों शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं, किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको न तो याद रखने की ज़रूरत है, वो प्री एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, आप अच्छे से अच्छे इसके एसेज लिख सकते हैं इस टॉपिक पर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे मेंस के किसी भी टॉपिक पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतने डायमेंशन पर कितने डायमेंशन आपके पास हो गए, 1 2 3 4 और 5 डायमेंशन है आपके पास। यदि आपको लॉन्चिंग डेट पता है कि ये कब लॉन्च किया गया, तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मान लेते हैं कि इसे कुछ डेट में इसे लॉन्च किया गया था 2022-23 में, ठीक है। इसे 2030 तक शायद एक्सपेक्ट किया गया है, देख लेते हैं। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसे जो है 2025 में, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, आप इसे वो नहीं मानिएगा कि इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इसे एग्जैक्ट डेट जनवरी, फरवरी या फिर ये 2025 में लॉन्च किया जाना है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो चंद्रयान है तो इसरो का ही होगा, और इसरो के भारत में कितने लॉन्च स्टेशन हैं, एक ही है, SDSC, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यहीं से ये लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये चंद्रयान मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च हो सकता है, इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा। यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है। इसरो सारे अपने अंतरिक्ष मिशन को, अंतरिक्ष यान को जो है SDSC से ही नहीं करता, कभी कभी ये कैनेडी स्पेस सेंटर से भी करता है, अमेरिका के फ्लोरिडा सेंटर से भी करता है। तो सावधान होने की जरूरत है, देख लीजिएगा कहाँ से हो रहा है। अगला चंद्रयान है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये चंद्र का चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन ही कर सकता है, ये मून मिशन है, ठीक है, ये मून मिशन है, तो ये मून पर ही भेजा जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं में क्या क्या लिखेंगे, इसकी पेलोड क्षमता आप लिख सकते हो, इसकी वजन लिख सकते हो, इसे किस रॉकेट से भेजा गया आप ये लिख सकते हो, GSLV से या फिर PSLV से, GSLV MK3 से भेजा जाएगा, ठीक है। अभी सबसे भारी वजन उठाने वाली जो हमारे पास रॉकेट है ये GSLV MK3 ही है, हमारे पास उपलब्ध जो वर्तमान में है वो यही रॉकेट है। तो आपने देखा कि हमारा जो मिशन था, हमारा जो टॉपिक था ये है चंद्रयान 4, और हमने इसे एक्सप्लोर करके इतने डायमेंशन बना दिए। अब बताइए यदि इतने चीज़ किसी एक चीज़ के पता है आपको, किसी एक टॉपिक के इतने डायमेंशन यदि आपको पता है, तो क्या आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिख पाओगे।
इतनी चीज़ें यदि आपको पता है तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने एक बताया कि ये चंद्रयान का था। मान लेते हैं कि नासा की कोई मिशन है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हमने देखा था निसार थी, नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना थी। इसे भी मान लेते हैं 2026-27 में जो भी हुई हो लॉन्च किया जाना है निसार को। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है दोस्तों, आप इसे गलत मत लिख लीजिएगा। मैं केवल आपको इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह के नोट्स कैसे बनाया जाए, अलग अलग डोमेशन हो और उसे एक ही लाइन में लिखा जाए। एक पेज में ये पूरा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, एक पेज में आपका समाप्त हो जाएगा। पूरे करंट अफेयर्स में कितने सादे टॉपिक होंगे। पहला यदि आप निकाल लो तो पॉलिटी होगा, राजनीति का। दूसरा होगा आर्थिक घटनाक्रम। तीसरा हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, यही स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चौथा हो सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी। चौथा हो सकता है हेल्थ टेक्नोलॉजी, जो वैक्सीन बनती रहती है, बीमारी फैलती रहती है, सबके बारे में। पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है आपका पर्यावरण को लेकर के। ठीक है, तो ये आपके मेन टॉपिक्स हो गए। अब बाकी जो है आर्थिक मुद्दे, वो जो है एथिक्स वगैरह सब जो है ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हो गए, ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। तो ये सब हाफ पेज में हो जाएगा, क्योंकि हर एक महीने न्यूज में नहीं आते रहते। हिस्ट्री के जो आर्ट एंड कल्चर के हैं ये हफ्ते में 1-2 न्यूज आते हैं, तो ये सब छोटे मोटे हैं। लेकिन कुल मिला के कितना देखा आपने, 6 टॉपिक जो है आपके मेजर टॉपिक्स हैं, यानी कि 6 पेज में आपने पूरे साल के करंट अफेयर्स को समा दिया। ठीक, यदि आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज आपके लगेंगे। 10 पेज में पूरी की पूरी जो ग्रंथ लोग देखते हैं ना मार्केट में, 200 पेज का करंट अफेयर्स मिलता रहता है। 200 पेज के करंट अफेयर्स को 10 पेज में कैसे समा दिया जाए, ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, न कि हमने ये एग्जैक्ट डाटा वाटा कुछ भी सही नहीं है इसका, आप अपने स्तर से देख लेंगे। मैं केवल यहाँ पर नोट बताया हूँ कि 200-250 पेज के जो करंट अफेयर्स मार्केट में रहते हैं उसे आप समराइज करके नोट कैसे बनाएंगे, और एग्ज़ाम के दिनों में खासकर जब एग्ज़ाम पास हो, 10 दिन बचा हो, 1 महीना बचा हो, तब उस समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बार जो है इसे बार बार रिवीजन कर सके, 10 बार, 15 बार, 20 बार इसे रिवीजन कर सके। क्योंकि केवल करंट तो बचता नहीं है ना, कि केवल करंट ही पढ़े हम, बार बार पूरे ग्रंथ को लेकर के बैठ जाएं और बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह है उसको छोड़ दें, और हम जो है वो मॉक टेस्ट देना छोड़ दें। किसी चीज़ को छोड़ देने से क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? हमें तो ज़रूरत है कि सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हाथ लेके चलना चाहिए। यदि हमें 2 घंटे में यदि हमने पूरी की पूरी करंट का रिवीजन कर लिया, 10 पेज है ना दोस्त हमारे पास, 10 पेज ही हैं, एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपेयर कर लो उसे। हम हर महीने आपको कराएंगे, अभी जैसे कि हम अभी जनवरी 2025 में करा दे रहे हैं 2-3 दिनों में। हम फिर जब फरवरी का आएगा तो फरवरी का कराएंगे, उसके बाद मार्च अप्रैल का कराते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कराते जाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हम मान के चलते हैं यूपीपीसीएस का अक्टूबर में निर्धारित है, तो वो ले ले। कुछ दोस्त को ज़रूरत है कि यदि इसी महीने या अगले महीने में एग्ज़ाम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इससे पिछले साल यानी 2024 का जो बैक है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, यदि आप लोग हमें बोलेंगे तो हम टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम वो भी आपको करा दें किसी स्पेशल सेशन में आके। हम पिछले सेशन में जो अभी बचा हुआ था हमने सितंबर तक का आपको करा ही दिया था, बाकी जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना ही छूटा हुआ है। आप हमारे पिछले चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो जो है हमने सितंबर तक का करा दिया था, उसमें यूपी स्पेशल भी था। तो आप जो है यहाँ से, एक तो हम वीडियो में दोस्त बता रहे हैं आपको, हर एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चुन के लाते हैं आपको। अब उसको भी आपको क्या करना है, समराइज करना है, क्योंकि आप एग्जाम के समय में वीडियो तो नहीं देखने जाएंगे 1 घंटे का वीडियो, उससे आपका क्या होगा, क्लास छूट सकता है, दूसरी चीज़ छूट सकती है। सिलेबस का जो ये सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है वो आप उसको कम समय दे पाओगे, इसलिए आपको नोट बनाना है। हमारे वीडियो को देख करके आपको नोट बनाना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। अब जैसे आपने स्पेस टेक्नोलॉजी लिख दिया हेडिंग में, पेज के सबसे ऊपर में स्पेस टेक्नोलॉजी लिख दिया, जैसे हमने ये लिखा था। अब इसके पेज में ना, जैसे जनवरी में 2 ही घटनाएं हुई, चंद्रयान 4 और कोई दूसरा निसार परियोजना है। अब ये पूरा पेज आप खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। आप अगला पेज उल्टाइए और उसमें लिखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी। फिर यदि हम इसी जनवरी के महीने में यदि कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई घटनाएं हुई, कोई मिशन हुआ, तो आप उसमें लिखेंगे, वरना उस पेज को छोड़ देंगे अगले फरवरी महीने के लिए। फरवरी में यदि हुई कोई घटनाएं तो फिर उसमें आप ऐड कर देंगे। इसे कहते हैं लाइव नोट्स। नोट्स जो है जीवंत तो होना चाहिए, कि कोई घटनाएं हो उसमें जाकर आप ऐड कर दो, ठीक है, न कि पूरे नोट्स को काट खूट करना पड़े। जैसे कि आपने
यदि देखा होगा बाहर में जो मैगजीन पड़े हैं किताब दुकान सब में, आप वहाँ पर उठाएंगे तो पूरी की पूरी वार्षिकी होती है। आप यदि एग्जाम हो गया आपका तो आप उसे फेंकने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपने जो भी याद किया वो चला गया। लेकिन आपकी सेल्फ नोट जो है यहाँ पर लाइव यदि होगा तो आप इसे ऐड करते जाएंगे पीछे से। ये जनवरी की घटनाएं हो गई, ये फरवरी की घटनाएं हो गई, नीचे से आपने जो है मार्च अप्रैल की जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, पूरा 10 पेज ही बनना है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर हेल्थ साइंस आ जाएगा। उसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटी का, फिर हिस्ट्री का, फिर साइंस एंड वो जो है, तो ऐसे ही करते जाना है। हमने ये किसका बनाया था, आपने देखा था निशार परियोजना 2016 में लॉन्च हुई। कहाँ से लॉन्च हुई, तो हो सकता है ये कैनेडिया स्पेस सेंटर से लॉन्च हो। किसके द्वारा, तो ये नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना है, ये नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या था इसरो का, तो ये एक्सप्लोरेशन मिशन था, ये अंतरिक्ष का एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाला मिशन है। अगला, इसमें इसकी पेलोड क्या है, देखिए जब भी किसी जो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके इतने सारे चीज़ होना चाहिए। उसकी पेलोड क्षमता क्या है, वो जो रॉकेट उठा के ले गया है उसकी पेलोड क्षमता क्या है। जैसे GSLV मार्क 10 वो जो है मार्क 3 है, इसकी कितनी पेलोड मतलब भार उठाने की क्षमता है, इसका वजन कितना था, वो जो सैटेलाइट ले गया था उस सैटेलाइट के नाम क्या थे। सैटेलाइट के सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा कि उस सैटेलाइट का नाम क्या था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इतने सारे डायमेंशन याद होने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप नोट बनाएंगे किसका, साइंस, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का। आप यदि इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो आप बहुत सारे आप देखेंगे कि रिपोर्ट सब आती रहती है, आर्थिक सामाजिक जो है अलग अलग क्षेत्र के सूचकांक या फिर रिपोर्ट आते रहते हैं, सूचकांक या रिपोर्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा कि मैगजीन में भी देखा होगा और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो देखा होगा कि इतने सारे सूचकांक आते हैं साल भर में कि 30-40 सूचकांक हो जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखने में बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि हम किसको याद रखें, कौन सा पॉइंट याद रखें, कौन सा छोड़ दें, बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। और बार बार आप रिवीजन कैसे कर पाओगे जब इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, इतने मोटी ग्रंथ हैं करंट के केवल, और उसको तो GS को तो छोड़ ही दो, तो फिर ऐसी चीज़ों को हम बार बार कैसे याद करें, कैसे रिवीजन करें। इसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है कि आप इसको समराइज करके एक नोट के वे में एक ही पेज में जितने सारे समय, भले आप छोटी छोटी राइटिंग लिख ले, केवल आपको समझनी है ना, आपको बाजार में बेचनी थोड़ी ना है। आप छोटी छोटी आंसर करके पूरे जितने सारे सूचकांक हैं इतने सारे डायमेंशन में, कम से कम 5-6 डायमेंशन में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तभी आपको इस आर्थिक सूचकांक या जो भी रिपोर्ट है इसी में लिखना है, और इस पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कुल मिला के 10 पेज ही बनानी है आपको। A4 साइज जो होता है उसी में आपको नोट्स बनाने हैं, और एक पेज में एक ही टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के आपका जो पूरा जो करंट अफेयर्स है 10 पेज में समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी को समराइज नोट कहते हैं। देखिए ये आर्थिक सूचकांक है या फिर कोई दूसरा रिपोर्ट है, हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता रहता है, ठीक है, या फिर HDI रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि रिपोर्ट का नाम क्या है। रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन सा रिपोर्ट है, ठीक। अब दूसरे इसका डायमेंशन है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया। तीसरा डायमेंशन क्या होगा, तीसरा डायमेंशन ये हो सकता है कि इसका थीम क्या था, इस रिपोर्ट का थीम क्या था, ठीक है। चौथा, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि ये कब से जारी किया जाता है, पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इस रिपोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ दिया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, कब से जारी किया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें टॉप 3 और इसके नीचे में लिख देंगे लास्ट के 1 या 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं,
ठीक है। और अगला बताना है यहाँ पर कि इसमें हम कहाँ पर हैं, इसमें हमारा रैंक क्या है। तो जब इंडिया की बारी आएगी तो इंडिया के बारे में आप दो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। पहला चीज़ तो हमारा रैंक क्या है, और दूसरा डायमेंशन हमारा ये होना चाहिए कि हमारा स्कोर क्या है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब दुनिया के कोई भी रिपोर्ट और इंडेक्स हो, सूचकांक हो, अब आप ही लोग बताइए, इतने सारे आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, इसमें से कुछ भी यदि आपको याद है, यदि ये सारा याद है, तो क्या पूछ सकता है वो? आपको यही पूछेगा ना कि HDI रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। ASER रिपोर्ट जो है, ऐसा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसकी थीम क्या थी, ये लेटेस्ट जो है इसकी थीम क्या थी, ये कब से जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट की स्थापना कब से हुई थी, इसमें टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं, या लास्ट के जो आखिर के 3 देश हैं, या 2 देश हैं, या फिर कम से कम एक देश का भी नाम याद रख लीजिए। लेकिन इतने डायमेंशन आपके पास होना चाहिए। ऊपर में कौन है और नीचे में बहुत सारे पर्यावरण सूचकांक आते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आते हैं, प्रेस विदर्स वोटर्स जो बॉर्डर्स की रिपोर्ट आती है, इनकी रिपोर्ट देखेंगे। तो आप जब दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो टॉप के 1-2 और फिर नीचे के भी 1-2 होने चाहिए कि आखिर में कौन से देश हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह सब जो देखते हैं आप। अब इंडिया के मामले में जब आएंगे तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 चीज़ें क्या? एक तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग क्या है, और दूसरा इसका स्कोर क्या था। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कि HDI इंडेक्स होती है तो इस समय स्कोर भी बताया जाता है और एग्जाम में भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है। अब देखिए, एक डायमेंशन, ये 2, ये 3 हो गया, 4 और ये 5। इतने सारे यदि डायमेंशन आपको याद हैं तो कितनों जटिल से जटिल आप मेंस का जो है, यहाँ तक कि मेंस एग्जाम तक, मेंस एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि कई बार पूछ दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पर्यावरण स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, एसिड की रिपोर्ट क्या है, और भी रिपोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह सब हैं। तो इतने सारे रिपोर्ट हैं, कुल मिला के हर साल आपको 20, 25, 30 आ ही जाएंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वगैरह होती है जो SDSN द्वारा जारी किया जाता है। तो इस तरह के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होती है वो सारे इंडेक्स होते हैं। पासपोर्ट का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है वो होता है। प्रमुख जो विश्व के शैक्षिक संस्थान हैं उनकी भी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आप कुल मिला के देखोगे कि हर साल कम से कम 30 से 40 जो है ऐसे रिपोर्ट और इंडेक्स आ ही जाते हैं। अब इसको याद करने में ना बड़ा आपको कन्फ्यूज होगा कि इंडिया में HDI इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है। लेकिन यदि ये सभी चीज़ें एक साथ आपके सामने रहेगी, एक पेज पर ये चीज़ें आपके साथ रहेगी, तो आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे रिपोर्ट से कि चलो देखो, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान ये था, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान ये था। ठीक। SDSN की जो रिपोर्ट आती है पर्यावरण स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान ये था। आप यहाँ से कंपेरेटिव अध्ययन कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है और इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। इतने सारे डायमेंशन जो है आपके पास होने ही चाहिए। एग्जाम कितनों नज़दीक हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दोगे, 10 पेज ही है, रिवीजन कर लोगे। ठीक है। तो इस तरह से नोट बनाना है। तो ये था दूसरा हमारा टॉपिक। हमने पहले टॉपिक में देखा था कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है करंट नोट्स कैसे बनाया जाए, ये है। आर्थिक सूचकांक या रिपोर्ट के मामले में हमें नोट्स कैसे बनाएं। और अगला जो हमारा है ये है हमारा, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, आप देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैसे कि ब्रिक्स का सम्मेलन होता है हर साल, ये वार्षिक सम्मेलन है। G7 देशों का सम्मेलन होता रहता है, G20 देशों का सम्मेलन होते रहता है। ठीक है। SCO जो है संघाई सहयोग संगठन, इसका सम्मेलन होता है। OPEC देशों का सम्मेलन होता है, आसियान का सम्मेलन होता है, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता रहता है। तो इतने सारे जो सम्मेलन हैं आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन लास्ट बार जो था कहाँ पर आयोजित किया गया था,
उस सम्मेलन का रैंक क्या था, मतलब कैवां रैंक था, ब्रिक्स का कौन सा वहाँ ये सम्मेलन था, किस जगह पर आयोजित किया था। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत से उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रधानमंत्री खुद गए थे, राष्ट्रपति गया था, या फिर कोई मंत्री गया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि WTO का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते, कौन जाते। ठीक है, दूसरा, अब यदि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाले यदि हमारे पास आ जाए, ठीक है, और इसका यदि हमें नोट्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे कि सम्मेलन का सबसे पहले नाम क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा डायमेंशन होगा ये सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था, इसका विषय क्या था, विषय यानी कि थीम क्या था, इसका थीम क्या था। अगला जो है इसका बैकग्राउंड, थोड़ी सी इतिहास भी याद रखिए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें जैसे कि इस सम्मेलन या फिर जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे कि WTO या फिर IMF वगैरह का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह सबका, तो इसमें यदि पूछे तो इन जो इसके इतने डायमेंशन है, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसके मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हैं। अगला क्या हो सकता है इसका डायमेंशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो है जब बैकग्राउंड की बात आएगी तो यहाँ पर आप इतने सारे डायमेंशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और दूसरा इसके मेंबर्स कितने हैं, वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसके आउटकम्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, इस सम्मेलन की उपलब्धियां कौन कौन सी। अभी आपने देखा आखिरी बार COP की 28वां मीटिंग जो हुआ था UAE में हुआ था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, और दूसरा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इसके आउटकम्स कहाँ पर क्या क्या हुए थे, मतलब क्या क्या निष्कर्ष निकला इस सम्मेलन के। ठीक है, तो इतने सारे डायमेंशन पर आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, और दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, या फिर इंटरव्यू हो, या फिर आपको अपने दोस्तों के बीच जो है डिस्कशन करना हो या ग्रुप डिस्कशन करना हो किसी इंटरव्यू वगैरह में, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। वो भी आप एक लाइन में जो है इतने सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपको रिवीजन करने का मन हो। ठीक है दोस्तों, तो नोटिस आ रही है हमें कि आज के सेशन को हमें यहाँ पर समाप्त करना होगा। इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं था, हमारा सेशन समाप्ति की ओर ही जा रहा था। हमारा आगे जो था ये सैंपल नंबर 4 था, यहाँ पर था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बता ही देता हूँ, ये IR का जो सब्जेक्ट है आपसे पूछा भी जाता है, IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। हम इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, IR का नोट्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अभी जनवरी महीना में आपने देखा था कि सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं शनमुगरत्नम, उनके राष्ट्रपति जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख उनके नाम है, इनकी भारतीय यात्रा हुई थी, 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे सिंगापुर के। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए कि किन किन देशों के बीच है। तो पहला देश तो आपको इंडिया ही रहेगा, लेकिन दूसरा देश का नाम याद रखना होगा कि किसके साथ है। तो पहला इंडिया, और दूसरा जैसे हम सिंगापुर के नाम रखते हैं तो IS कर देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा ये यात्रा या फिर समझौता कब हुआ था। ठीक है, अब इसका देखने हैं कि इसके राष्ट्र प्रमुख कौन सा है, राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है, इनके राष्ट्र प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे इनके आउटकम्स क्या हैं, इस समझौते या सम्मेलन के आउटकम्स क्या क्या निकले, कौन कौन सा प्रमुख सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दूसरा यदि वो कुछ रेयर देश हैं जैसे कि अफ्रीकन देश हैं, अधिकतर लोगों को उनके याद नहीं होती कि उनकी राजधानी कैपिटल कहाँ पर है, उनकी जो है मुद्रा क्या है, तो इन चीज़ों को नाम याद रखिएगा। क्योंकि जब कोई देश, हम जब किसी देश में जाते हैं और वहाँ से जब कोई देश के अतिथि हमारे देश में आते हैं तो वो जो है
क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, न्यूज में रहते हैं, और ये चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कैपिटल क्या हो सकते हैं, कैपिटल क्या है, या फिर करेंसी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये भारत और सिंगापुर है, तो कब कब का मतलब यहाँ पर ये कब न्यूज में आया था और क्यों न्यूज में आया था। तो सिंगापुर के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं शनमुग रत्नम, इन्होंने जनवरी 2025 में भारत की यात्रा की थी। जस्ट एक महीना पहले ये भारत की यात्रा की थी। इसका नाम क्या था, तो इनका नाम था शनमुग रत्नम, शनमुग रत्नम। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री के नाम याद रखने की तो जरूरत है नहीं आपको, केवल उनके राष्ट्र प्रमुख का याद नाम रखना कि जो भारत की दौरे पर आए थे। और यदि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके देश जाते हैं तो फिर उनके देश का हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके आउटकम्स क्या क्या निकले, तो देख जो कुछ समझौता हुआ था, साइंस के क्षेत्र में क्या क्या समझौता हुआ था, पॉलिटी के क्षेत्र में क्या क्या समझौता हुआ, इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या क्या समझौता हुआ, तो 2-3-4 पॉइंट करके आप लिख दोगे। और चूंकि ये सिंगापुर है तो आपको कैपिटल तो पता ही होगा कि सिंगापुर का मॉडल जो है कैपिटल सिंगापुर ही होता है, राजधानी, और इनके डॉलर भी जो है डॉलर ही इनकी करेंसी होती है, तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत हो गया। तो ये सारे डायमेंशन है आपको करने की, इससे आगे कुछ भी नहीं करना था। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी बनाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है क्या करना है, सर नहीं फोड़ना, क्योंकि इतने सारे डायमेंशन ही हैं। और ये प्री से लेकर के मेंस तक आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआर में, तो वो भी आ जाए तो भी आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी। ये प्री में तो आपको काम आएगा ही आएगा, मेंस में भी आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने अब तक ये देखा था कि शुरू से अंत तक हमने करंट अफेयर्स के महत्व के बारे में जाना था कि क्या जरूरी है इसके लिए। अब हम कल के सेशन में देखेंगे, थोड़ा जनवरी के बारे में देख लेंगे कि जनवरी का करंट अफेयर्स, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं और आगे फिर से अब तो हमारा जो है पूरा केवल रणनीति कार्यक्रम हो गया पूरा। ठीक है, कल के सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।